हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका मिनरल्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट एजी 6003 आपका पेपर कोड है। दोस्तों, जो आज का प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए हैं, इसमें कुल मिला के आपके लिए 52 क्वेश्चंस हैं, अर्थात 52 प्रश्नोत्तर हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस पर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी प्रश्न हैं वो सभी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बेस पर हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि उनके लिए भी लाभदायक साबित हो सके। तो समय को नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है। डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का प्रतिशत कितना होता है। आपको बता दें कि डाई अमोनियम फास्फेट को डीएपी के नाम से भी जाना जाता है। डीएपी। तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन ए है 20%, बी है 25%, सी है 46% और डी है 50%। तो डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का जो प्रतिशत होता है वो होता है 46%। कितना होता है? 46% होता है, 46%। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मिलता है। ए डीएपी, बी अमोनियम, सी सल्फेट, सी अमोनियम नाइट्रेट और डी है यूरिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका यूरिया। कि जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में आपको डीएपी में मिलता है, बल्कि डीएपी में नहीं, वो आपको यूरिया में मिलता है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि जो नाइट्रोजन एमाइड होता है वो आपको यूरिया में मिलता है। इसी प्रकार से जो अगला प्रश्न है वो यह है कि अधिकतर पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में प्राप्त करते हैं। ए फास्फोरस, बी पोटास, सी नाइट्रेट, डी नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा उत्तर नंबर सी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि रॉक फॉस्फेट किसे कहते हैं। तो ए है जल विलेय उर्वरक, बी है साइट्रेट विलेय उर्वरक, सी है जल अविलेय फास्फोरस उर्वरक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉक फॉस्फेट को कहा जाता है जल अविलेय या फास्फोरस उर्वरक। अगला प्रश्न है कि अमीनो नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन उर्वरक होता है या किसे कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा, जैसे कि पहला है अमोनियम सल्फेट, बी है यूरिया, सी है अमोनियम सल्फेट और डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि जिप्सम युक्त फास्फेट का उर्वरक क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा, इसका सही उत्तर है सिंगल सुपर फास्फेट को जिप्सम युक्त फास्फेटिक उर्वरक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है कि नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा होती है वो मुर्गी की खाद में पाई जाती है। किसमें? मुर्गी की खाद में। प्रश्न नंबर 8 है कि राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि दलहनी फसलों की गांठों में राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा में अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कंपोस्ट है, तो कंपोस्ट क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि कंपोस्ट एक प्रकार की मोटा खाद होता है। अगला प्रश्न है कि यदि मरकरी अर्थात Hg का स्तर अचानक गिर जाए तो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तूफानी दशा होगी। प्रश्न नंबर 11, जायद मक्का के लिए संतुलित उर्वरक KG-NPK की मात्रा क्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह होगा कि 100:50:50 NPK प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अगला प्रश्न है वे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कहलाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, अर्थात वे पोषक तत्वों को क्या कहते हैं जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो उनको मुख्य तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक तत्व हवा या पानी में प्राप्त होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कार्बन। प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन सा पोषक तत्व पौधों को भूमि खाद्य से प्राप्त होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर है सल्फर।
प्रश्न नंबर 16, वे पोषक तत्व जिनकी अल्प मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है यह कहलाते हैं, तो उनको सूक्ष्म तत्व कहते हैं। मृदा द्वारा पौधों को उनके सभी पोषक तत्वों को प्राण अवस्था में उपलब्ध कराने की क्षमता को सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। विशेष प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मृदा पौधा उत्पादन क्षमता को क्या कहा जाता है? तो पौधा उत्पादन क्षमता को मृदा उत्पादकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सी क्रिया भूमि में पोषक तत्वों के ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रिग्रेडेशन। उत्तर नंबर डी, रिग्रेडेशन। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? ए क्लोरीन, बी गंधक, सी मैग्नीशियम, डी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर है वो आपका होगा क्लोरीन। प्रश्न नंबर 21, नाइट्रोजन किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है अमोनियम के रूप में। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा तत्व पोषक तत्व प्रकृति में असंयुक्त रूप में उपलब्ध होता है? इसका सही उत्तर है लोहा। प्रश्न नंबर 23, नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में पौधों को उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा वो यह होगा कि असंयुक्त रूप में। प्रश्न नंबर 24, पोटेशियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है असंयुक्त रूप में। प्रश्न नंबर 25, कैल्शियम प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा उत्तर नंबर बी, असंयुक्त रूप में। कैल्शियम भी प्रकृति में असंयुक्त रूप से ही उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फास्फोरस के रूप में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ट्राइफास्फेट। प्रश्न नंबर 27, वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करके फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको जैव उर्वरक कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न नंबर 28 है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार के द्वारा भूमि में मिला दिया जाता है, जो वायवीय नाइट्रोजन या भूमि में उपस्थित अनुपलब्ध को पोषक कहते हैं। तो किसे कहा जाता है? तो खाद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो हरी खाद जो होती है वो अम्लीय भूमि में भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, ऊसरी, लील, क्षारीय व लवणीय मृदाओं में भूमि सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कंपोस्ट का। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन मुक्त उर्वरक नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुपर फास्फेट। प्रश्न नंबर 32 है, NPK उर्वरक मिश्रण है, तो ये किसका है? तो आपका यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का है। NPK किसका है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से NPR का उदाहरण नहीं है। ए सुफला, बी नाइट्रोफोस, सी ओगोफोस, डी है काइनाइट। तो आपका जो सही उत्तर है वो होगा काइनाइट। प्रश्न नंबर 34 है, काइनाइट KClMgSO3 बना होता है नाइट्रोजन व फास्फोरस से, पोटेशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट से, कैल्शियम साइनामाइड या फास्फोरस से, डी मैग्नीशियम सल्फेट व ऑक्सीजन से। तो आपका सही उत्तर होगा पोटेशियम क्लोराइड व मैग्नीशियम सल्फेट से। प्रश्न नंबर 35 है, कारखाने में यूरिया बनाते समय तरल पदार्थ को ठोस रूप में लाने के लिए काफ़ी ऊंचाई से नीचे डाला जाता है, जिससे हवा द्वारा बड़ा दाना हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं? ए प्रिल्ड यूरिया, बी बाइयूरेट यूरिया, सी कैल्शियम साइनामाइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है प्रिल्ड यूरिया। प्रिल्ड यूरिया। प्रश्न नंबर 36 है, अपवक किसका उदाहरण है? हल्की कार्बनिक खाद का, बी भारी कार्बनिक खाद का, सी अजैविक खाद का, डी फास्फोरस युक्त उर्वरक का। तो आपका सही उत्तर है भारी कार्बनिक खाद का। प्रश्न नंबर 37 है, कंपोस्ट निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आता है? आपका जो सही उत्तर है वो होगा भारी कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद होती है वो मोटी खाद भी कही जाती है। प्रश्न नंबर 38 है, गोबर की खाद निम्न में से किस खाद की श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर है भारी कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है। खलियाँ निम्न प्रकार से किस तरह की खाद हैं?
तो जो खलियाँ होती हैं वो हल्की कार्बनिक खाद के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 40 है, सुफला उदाहरण है। तो सुफला है वो एनपीके उर्वरक का एक उदाहरण होता है। प्रश्न नंबर 41 है, इफ़को उदाहरण है। तो इफ़को किसका उदाहरण है? तो इफ़को जो उदाहरण है वो है एनपीके उर्वरक का। प्रश्न नंबर 42, यूरिया उदाहरण है। तो यूरिया जो है वो द्रव्य उर्वरक का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 43, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन एवं जीवाणु संयुक्त होते हैं वो कहलाए जाते हैं, वो जैविक नाइट्रोजन उर्वरक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, म्यूरेट ऑफ पोटास, जिसको पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं, को किस तरह का उर्वरक कहा जाता है? तो इसको पोटासिक उर्वरक के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर लगभग कितने समय तक रहता है? तो सही उत्तर है 2 से 3 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 46 है, कार्बनिक खादों का प्रयोग फसल की बुवाई से कितना समय पूर्व करना लाभकारी होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा 1 से 1.5 माह पूर्व, अर्थात 1 से 1.5 माह पूर्व। या दिनों में कहा जाए कि 30 दिनों से 45 दिनों के पूर्व कर देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से किस खाद के प्रयोग से C/N रेटियो संतुलित रहता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बनिक का। 48वां प्रश्न है, गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो सही उत्तर है 0.4 से 0.5% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 49 है, कंपोस्ट में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपलब्ध होता है? ए 1 से 2, बी 3 से 5, सी 0.5 से 0.6, डी है 7 से 10। तो आपका सही उत्तर है 0.5 से 0.6%। प्रश्न नंबर 50, कंपोस्ट में फास्फोरस की प्रतिशत उपलब्धता होती है? ए 5.5, बी 4.5, सी 3.5, डी 1.5। तो आपका सही उत्तर है 1.5। प्रश्न नंबर 51 है, कंपोस्ट में पोटास की प्रतिशत उपलब्धता होती है? तो आपका सही उत्तर है 2.3%। प्रश्न नंबर 52 है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कि गोबर की खाद में कितनी प्रतिशत फास्फोरस उपलब्धता होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर है 0.25%, 0.25%। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में नई प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको आपके सभी पेपरों के जो PDF हैं वो प्राप्त हो जाएंगे, और साथ में आपके जितने भी गत वर्ष में जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।